तो मेरी लास्ट ब्लॉग में आपने देखा कि कैसे मैं हुआई सिटी से होचिमिन सिटी पहुंचा। होचिमिन सिटी में मुझे वैसे एक दिन मिला था, तो मैंने अपने दिन की शुरुआत की इंडिपेंडेंट पैलेस से। इंडिपेंडेंट पैलेस वॉर से पहले साउथ वियतनाम के प्रेसिडेंट का पैलेस होता था और वॉर के बाद इसे म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया। इस पैलेस में हमने साउथ वियतनाम के प्रेसिडेंट की डिफरेंट कमरे देखे, बंकर देखा और नॉर्थ वियतनाम के उस टैंक को देखा जिसने साउथ वियतनाम का गेट तोड़ के इस वॉर में नॉर्थ वियतनाम को जीत दिलाई थी। तो अब आगे का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यार तो होची में ना हो तो यहाँ पर इंडिपेंडेंस पैलेस जरूर देखना। यहाँ से ना आपको पता चलेगा प्रेसिडेंट का मतलब जो पैलेस होता है उसमें क्या क्या फैसिलिटीज होती है। जैसे 20 हो तो डाइनिंग टेबल है, मतलब हर एक के लिए अलग, क्यों एक ही में कर लो ना यार। चलो जो भी है, प्रेसिडेंट है 20 फिर 20 क्यों उनके रूम है। यहाँ पर कमांडर से बात करेगा और भैया जनरल से बात करना है तो दूसरे रूम में जाके करेगा। चलो जो भी है, बट अब हम जा रहे हैं वार रिमिटेड म्यूजियम, जो कि मैंने बोला 400-500 मीटर है। तो 5 से 8 मिनट बोल रहा है, तो 5 मिनट ही लगेगा, कोई सीधा जाके मुंड के ही है। हेलो। तो जगह जगह आपको ना ग्रैब स्कूटी वाले मिल जाएंगे। म्यूजियम में एंटर करने से पहले ही टिकट लेनी पड़ती है, तो ये ऐसा कुछ टिकटिंग काउंटर है। तो देखो, अगर आपको लाइन से बचना है तो यहाँ ऐसे ऑनलाइन बूथ भी है टिकटिंग के, जो कार्ड स्वाइप करने से टिकट दे देंगे आपको। तो यहाँ से मैंने यार टिकट ले ली है और ऐसी कुछ टिकट आई है। तो यार ये है होचिमिन का वार रिमिटेंस म्यूजियम। यहाँ का बहुत फेमस म्यूजियम है। यहाँ जो वियतनाम वॉर था उसकी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसके अंदर बहुत सारी पिक्चर्स भी है और टॉर्चर रूम्स हैं, और जो इनके प्लेन हेलीकॉप्टर यूज़ हुए थे वो सब यहाँ प्रदर्शनी कर रखी है इसमें। ये सितंबर 1975 में इसको बनाया गया था। तो ये देखो, यूएस एयरफोर्स का प्लेन है ये। इसे रॉकेट लॉन्चिंग और फ्लेयर गन्स के लिए यूज़ किया जाता था। ये देखो, एक प्लेन ये भी है, इसका नाम है A1 स्काई राइडर। ये भी ऐसे बॉम्बर प्लेन था। देखो कि ये भी यूएस एयरफोर्स का प्लेन है, तो इसे बॉम्ब और मिसाइल लॉन्च करने के लिए यूज़ किया जाता था। और इसका नाम है A37 फाइटर बॉम्बर। चॉपर है, इसका नाम है CH-47 चिनूक। इसमें क्या करते थे, जो बड़ी बड़ी मतलब वॉर का सामान है या फिर फोर्स वगैरह को ले जाने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। और इसके साथ में M48A3 टैंक है, 47.2 टन का टैंक है ये कुछ D7E बुलडोज़र है। ये यूज़ किया जाता था जैसे कहीं पर जंगल वगैरह या फिर कहीं पर टैंक के लिए रास्ता साफ करने के लिए। और इसी के साथ M32A1 फ्लेम थ्रोअर है, और इससे ना फ्लेम फेंकी जाती थी, नॉर्मली बोले तो रोशनी करने के लिए, रात में फाइट करने के लिए। एक और है, देखो ये भी कोई बम फेंकने वाली मशीन ही है। लंबा बड़ा टैंक है। ये भी कुछ जगह ज़्यादा दूर तक मिसाइल फेंकने के लिए काम आता था। मिसाइल क्या, बम फेंकने के लिए काम आता था। और इसमें ना लिखा भी हुआ है तो क्या रेंज है, कहाँ तक ये बम फेंक सकता है। ये कुछ छोटे मोटे फाइटर इक्विपमेंट्स, ये जैसे प्लेन वगैरह हवा में हो, नीचे ज़मीन से उनको गिराने के लिए इस गन का यूज़ होता है। तो बोट, इसमें आगे गन भी लगी हुई है। देखो ये कुछ ना बॉम्ब्स के वो खोल रखे हुए हैं, अंदर मतलब खाली है, पर ये दिखाए हुए हैं। देखो ये बॉम्ब्स वगैरह यूज़ होते थे, ये उनके खोल है, अंदर से मतलब खाली है, ऊपर का हिस्सा बम का। ये देखो यहाँ ना टीवी लगा, इसमें बता रहे हैं कि जो वियतनाम के फाइटर थे अमेरिकन, उनको कैसे रखते थे। कांटों वाली ऐसे छोटी छोटी जाल में, प्रिजन टाइप में रखते थे। ये देखो ये दो सिटीजन थे, यूएस सिटीजन थे, जिन्होंने यूएस के पेंटागन और एक ने यूएस के नेशनल असेंबली के सामने खुद को आग लगा दी थी वियतनाम वॉर के खिलाफ में। मतलब ये यूएस के खिलाफ थे कि वो वियतनाम में इंटरफेयर कर रहा है वॉर में। तो यार ये जो वियतनाम और अमेरिका की वॉर थी,
ये काफ़ी मतलब हिस्टोरिकल वॉर है। आपने सुना होगा इनको वियतनाम वॉर के नाम से। 15 साल चली थी 1960 से 1975 तक। अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा था पूरा का पूरा, और खुद एक टाइम पे अमेरिका के पीपल ही अमेरिका के खिलाफ हो गए थे कि वो इस वॉर में क्यों इंटरफेरेंस कर रहा है। और ये स्पेशली तब हुआ था जब अमेरिका ने वियतनाम पे केमिकल बॉम्ब्स फेंके थे, जिससे बहुत सारे मतलब जो सिटीजन थे जिनका वॉर से कोई मतलब भी नहीं था, उनकी डेथ हुई थी। तो यार ये देखो, ये लिखा हुआ है कि 8 फरवरी 25 को 8 से 9 बजे तक जो अमेरिकन सील ग्रुप रेंजर्स थे वो एक्चुअली जो फोंग विलेज है यहाँ पर, फोंग विलेज, वहाँ पर आए थे और उन्होंने वहाँ पर 2 लोगों के सर काट दिए, और जिनका नाम लिखा हुआ है यहाँ पर 62 ईयर का लू थी एंड 60 ईयर का बुई वैन का, उनके सर काट दिए थे। और उनके बच्चों को जो छिपे हुए थे उनको खींच के लाए थे और उनको भी मार दिया था। इसके अलावा 15 और सिविलियन को उन्होंने मारा था, जिसमें से 3 प्रेग्नेंट वुमेन थी। और इस चीज़ को 2001 को जो यूएस सेनेटर थे बॉब कैनरी, उन्होंने कंफर्म किया था, इंटरनेशनली कंफर्म किया था कि भैया ऐसा हुआ। तो यहाँ पर ना ये वो चीज़, वो जगह जहाँ उसके बच्चे छिपे हुए थे। देखो, ये उन 20 लोगों के नाम है जिनको मारा था। देखो, एक और अमेरिकन सोल्जर्स ने बताया था कि जैसे ही ना ये ऐसे घरों में आग लगा देते थे, और जैसे ही वहाँ बच्चे आग वगैरह में सब बच्चे बड़े बूढ़े बाहर आते थे तो उन्हें गोली मार दिया जाता है। देखो, ये कुछ ना वो बुलेट्स के शेल्स हैं जो यूज़ हुई थी। देखो, ये लैंड माइंस वगैरह। 8 जून 1972 की जब यूएस ट्रॉप ने नेपो वन बॉम्ब बैंक बैंक डिस्ट्रिक्ट में जो न्यू प्रोविडेंस के अंदर आता है उस पर फेंका था। तो इसमें क्या था कि वहाँ के बच्चे पूरे जल वर गए। ना फोटो में आ रही होगी, ये देखो, ये फोटो ना एक हुंग टोंग युंग करके रिपोर्टर है, उसने ली थी और उसको काफ़ी अवार्ड भी मिले थे, और ये रियल फोटो है। तो नेपलम बम कहे तो केमिकल बम भी है, जिससे ना गिरने से शरीर जल जाता है, आग लग जाती है शरीर में या कपड़ों में आग लग जाती है। ये देखो, उसकी कुछ फोटोज भी हैं। तो यार ये हथियार पड़े हुए हैं और इनके ना ऊपर स्पीकर लगे हुए हैं। उसमें इनकी साउंड भी सुनाई दे रही है, कैसे कैसे चलते थे तो कैसी कैसी साउंड आती थी। ये देखो, ये बम जो ऊपर प्लेन से फेंके जाते थे। तो भाई यार काफ़ी वैसी फ़ोटो थी, मतलब कुछ तो ऐसी फ़ोटो थी कटे हुए लोग वगैरह, जो मैंने दिखाने में थोड़ा वही है, मैंने नहीं दिखाई। पर यार एक्चुअली यहाँ पर वही दिखाया कि अमेरिकन ने क्या क्या किया। मतलब उन्होंने ह्यूमैनिटी की सारी हदें पार कर दी थी जब उन्होंने केमिकल बैंक बम फेंकना शुरू कर दिया। 2 तरह के केमिकल बम फेंकते थे, एक जो ज़्यादातर जंगलों वगैरह में फेंकते थे जिनसे ना आग लग जाती थी। तो वहाँ पर कोई इंसान है तो उसमें आग लग जाएगी उस केमिकल से, या फिर कुछ पेड़ पौधे हैं तो आग लग के साफ हो जाते थे, ताकि प्लेन्स को नीचे वो जो वियतनामीज हैं दिख जाएं और उनको शूट किया जा सके। और एक केमिकल बम होता था जिससे ना क्या आने पे ना आप मर जाते थे, या फिर आपके ना जीन्स खराब हो जाते थे। तो बहुत उससे बहुत ज़्यादा वो होते, और यही सब चीज़ें थी जिसकी वजह से अमेरिकन पीपल ही अमेरिकन गवर्नमेंट के खिलाफ हो गई थी। उन्होंने प्रोटेस्ट किए थे, इवन मैंने दिखाया भी, जैसे 2 लोगों ने खुद को आग भी लगा दी थी कि भैया ये अमेरिका बहुत ही इनह्यूमन वे में इस वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब जो कि कॉमन पीपल है, जो जिनका कुछ लड़ाई से कुछ भी नहीं है, विलेजर है, उनको मारा जा रहा है बेमतलब में। 3 छोटे छोटे इन्फेंट्स बच्चों की वो रखी हुई है, जो कि ऑरेंज केमिकल बम जब अमेरिका ने फेंके थे तो वो उससे इफेक्ट हो गए थे और मर गए थे। इसमें अगर आप देख सको तो ये देखो, 3 बच्चों का रखा हुआ है, 3 है या 2 हैं।
पर उनको ऐसे केमिकल कोई वाटर पे रखा हुआ है प्रिजर्व करके। तो ये देखो, जैसे आप इससे समझ जाओगे, ऐसे जंगलों में ना केमिकल बम फेंकते थे जिससे आग लग जाती थी, तो जंगल साफ हो जाते थे, तो प्लेन्स को ना नीचे जो भी वियतनामी सोल्जर्स हैं वो दिख जाते थे, तो उन पे फायरिंग की जाती थी। तो ये कुछ फोटो है जो सेकंड केमिकल बम जो मैं कह रहा था जिससे जीन्स खराब हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं, इनकी है। और इनसे ना अभी तक इफेक्टेड है इनकी, इन लोगों की पुश्ते भी। तो भाई यार ये रूम तो कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा है, बट डिप्रेसिंग टाइप से है। मतलब ऐसे ऐसे वो जो एजेंट ऑरेंज मैंने बताया था ना, जो केमिकल बम, उससे पीड़ित लोगों की ना तस्वीरें लगी हुई हैं। सच्ची में तस्वीरें देख के ना मतलब दिल। यार देखो, ये कैमरे की फोटो है, और ये कैमरा है ताइजो इचिनोज का, जो कि 1947 में बॉर्न हुआ था, और ये 1972 में ना यहाँ पर आया था वियतनाम में, इस वॉर को मतलब वो करने के लिए, फोटोग्राफ वगैरह लेने के लिए, क्योंकि रिपोर्टर टाइप ही था ये, और 1973 में मर गया था। पर इस कैमरे ने एक बार उसकी जान बचाई थी, एक बार गोली चली थी। देखो इस कैमरे में होल भी हो रखा है। ये देखो 25 फरवरी 1981 में, ये देखो ये ट्विंस पैदा हुए थे जो जुड़े हुए थे, और इसका रीज़न भी वही एजेंट ऑरेंज बम था, केमिकल बम जो गिराया गया था। तो यार ये सेकंड फ्लोर पे आ गया था मैं, और ये इस रूम में भी वही वॉर के ही बारे में लिखा हुआ है, काफ़ी कुछ लिखा हुआ है वॉर के बारे में। तो उस समय के सैनिकों के कपड़े रखे हुए हैं, जूते, हेलमेट्स। तो यार इस रूम में थोड़ा वॉर हिस्ट्री दे रखी है कि कितना कितना वॉर पे खर्चा किया था, कैसे कैसे किया था यूएस ने। तो यूएस ने ना देखो वर्ल्ड वॉर 2 और कोरियन वॉर और उसके बाद वियतनाम वॉर में अपना सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया था, वेपन से, पैसे से एंड ट्रूप से। और जिसमें वियतनाम वॉर में बहुत ही ज़्यादा किया था, बहुत ज़्यादा पैसा लगा था, बहुत ज़्यादा ट्रूप लगे थे, बहुत ज़्यादा वेपन लगे थे, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था उन्होंने ये वॉर जीतने के लिए, बट वो वॉर जीत नहीं पाए थे। इसका एक ही रीज़न था, जो वियतनामी से उनकी करेज और उनकी गोरिल्ला वॉर टेक्निक। भाई वो जंगलों में उन्होंने गुफाएं बनाई हुई थी, उसमें छिप जाते थे, पतले छोटे मोटे लोग तो होते हैं ये, और जब यूएस सोल्जर आते थे तो नीचे से हमला करके उनको मार देते थे। तो मतलब कम वेपन होने के बावजूद भी वियतनामी ने ये वॉर जीत ली थी। तो यार इस चैम्बर के अंदर ना दिखाया हुआ है प्रिजन के बारे में सिखाया है, वियतनामी को कौन से प्रिजन में रखा जाता था, और एक प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है जिसमें ना एनिमेशन से भी थोड़ा दिखाया हुआ है कैसे प्रिजनर्स को रखा जाता था। तो यार ये जो अमेरिकन वियतनामी के लिए जो केज रखते थे उनको टाइगर केज कहते थे, और यहाँ टाइगर केज का ना रेप्लिका बनाया हुआ है पूरा का पूरा। तो भैया ये बाहर रेमिटेंस से अभी निकल गया हूँ मैं बाहर, और हम जा रहे हैं एक बिटेक्सो फाइनेंशियल टावर है, काफ़ी लंबा टावर है यहाँ का, वहाँ उसी को देखने जा रहा हूँ। और ग्रैब बुक कर लिए क्योंकि वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर से भी थोड़ा ज़्यादा दूर है, 27 मिनट का वॉक दिखा रहा था, तो मैंने बोला
ग्रैब ही बुक कर लेते हैं। तो ये हमारी है सेकंड ग्रैब टैक्सी आज की। टैक्सी स्कूटर टैक्सी बोल लो, एक ही बात। तो यार हम आ गए हैं विटेक्सो फाइनेंशियल टावर में। ये यहाँ का बहुत ही मॉडर्न टावर है जो 2005 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, 2010 में खुला था और ये इसकी हाइट है 262.5 मीटर और इसमें एक स्काई डेक भी है 49th फ्लोर पे है, जो जहाँ पर 360 व्यू दिखता है पूरा वियतनाम का, जिसकी एंट्री फीस है स्काई डेक की 2 लाख वियतनामी डोंग और इसका टाइमिंग सुबह 9:30 से रात को 9:30 बजे तक है। तो चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं इस बिल्डिंग को। तो भाई हम 4th फ्लोर जा रहे हैं स्काई डेक की टिकट लेने के लिए और इसमें हेलीपैड भी है जो 52nd फ्लोर पे है और जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, बड़ा आइकॉनिक है। और देखो ना ये अच्छा 2,40,000 रुपया है अडल्ट का और बच्चों का 1,60,000 है। तो यार ये कुछ ऐसी टिकट है, ऐसा कुछ दे दिया है। यहाँ से 49 फ्लोर में जाना है और बेस्ट बात है वहाँ पर पानी है, आप पानी पी सकते हो। चलो यार, पानी की जरूरत भी है, बोतल भी खाली हो गई मेरी। स्काई डेक। देखो यहाँ ग्रीन पर्दे के साथ फोटो भी हो गई है और ये बोल रहे हैं फ्री है, टिकट के साथ है। ये देखो यार यहाँ से क्या व्यू आ रहा है मस्त। यार यहाँ पर ऐसे कुछ है ना, फ्री में दूरबीन भी लगी है तो इससे क्या व्यू आ रहा है, बिल्कुल पास पास दिख रही है बिल्डिंग यार। ओ तेरी वाह, मुझे ना वो दूर, बहुत दूर बिल्डिंग है, उसकी छत पे कुछ ना बंदे खड़े हैं वो भी दिख रहे हैं। वर्थ इट यार, यहाँ आने का वर्थ इट है। 2 लाख डोंग दो और यहाँ पर आओ, मतलब दो तो नहीं 2,40,000। ये देखो यहाँ वाली बिल्डिंग के ना, सॉरी ये वाली बिल्डिंग थी, इसके छत पे ना कुछ लोग खड़े हुए थे और बैठे हुए थे आई थिंक, वो भी दिख रहे हैं। जो 20 आइकॉनिक बिल्डिंग है वर्ल्ड की, उसमें विटॉक्स 5th नंबर पे आती है। इसका नाम है विटेक्सो फाइनेंशियल टावर। तो यार ये पीछे ना एक सोवेनियर शॉप भी है और मैं इसके अंदर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मैंने बैग लिया हुआ है और अगर कुछ गिर गया तो ये मैं ज़बरदस्ती चेप देंगे मेरे को। एयरपोर्ट में एक बार चेप चुके हैं। और फ्री का पानी ले लिया मैंने, 2 बोतल पी चुका हूँ और एक मैंने रास्ते के लिए ले ली। तो यार टोटल इस बिल्डिंग में ना 68 फ्लोर है और चौथे 5वें फ्लोर तक आपको कमर्शियल दिखेगा, कुछ रेस्टोरेंट वगैरह। उसके ऊपर सारा ऑफिशियल है, कोई भी होटल नहीं है, ऑफिशियल ही है। और आप 49th फ्लोर जैसे जो मैंने स्काई डेक का आपको बताया था वो कमर्शियल यूज़ के लिए है ताकि लोग 360 व्यू ले सके। और 52nd फ्लोर पे वो क्या नाम हेलीपैड है, मैंने पूछा था कि वो देख सकते हैं, वो मना कर दिया। तो यार अब उस बिल्डिंग से बाहर आ गया हूँ मैं और अब हम जा रहे हैं नोट्रे डेमे कैथेड्रल। अब वहाँ जाके देखते हैं, मुझे भी शायद नाम सही से नहीं ले पा रहा मैं उसका, बट ऐसे ही कुछ नाम है। और वहाँ से 900 मीटर दिखा रहा है, 10-15 मिनट की वॉक है। चलो चलते हैं। यार जो ये एरिया है ना, इसको आप इसको सेंट्रल हो ची मिन्ह कह सकते हो या फिर डाउनटाउन बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी देखो सारी बिल्डिंग्स हैं। और ये देखो ये भी एक बिल्डिंग है, ये पूरी बिल्डिंग में ना कैफे है। पहले यहाँ पर लोग रहते थे बट बाद में इसको धीरे धीरे कैफे में कन्वर्ट कर दिया। देखो हर जगह, हर बिल्डिंग के हर फ्लोर पे कैफे खुले हैं। ये देखो ये है नॉर्मे रोमा कैथेड्रल और ये इसके बाद ना ये स्टैचू बना हुआ भाई। यहाँ
ट्रैफिक है जो रुकने का नाम ही नहीं लेता। सबसे मुश्किल तो यहाँ पर ना पता है क्या है, रास्ता क्रॉस करना। वो ज़्यादा अच्छा होता है आप ये वाली लेन की क्रॉस कर। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है। भाई मैं रिकॉर्ड कर रहा था, पर रिकॉर्ड तो हो रहा था, कोई साउंड ही नहीं आ रही थी। फिर मैंने देखा कि मेरे जो माइक मैं सुबह से यूज़ कर रहा था उसकी बैटरी ख़त्म हो गई है। बट मेरे पास एक सेकेंडरी माइक था जिसका मैंने इस्तेमाल किया। तो यार ये देखो थोड़ा सा साइड व्यू आपको दिख रहा होगा इसका। और ये जो चर्च है ना, इसकी हाइट टोटल जो है 58 मीटर्स हैं। और इसको बनाने के लिए जो ईंटें और टाइलें मंगवाई गई थी वो फ्रांस से मंगवाई गई थी उस टाइम पे। और ये फेमस इसलिए भी है, इसमें ना 2 बेल टावर्स हैं। ये देखो, ये है साइगोन सेंट्रल पोस्ट ऑफिस। और ये ना, ये जैसे ये चर्च है, ये चर्च है, इसके साइड में ही है। मैं उस साइड से चर्च देखने के लिए घूमते घूमते पूरा लंबा लग गया। और ये 5 बजे तक खुला होता है। और एक टूरिस्ट स्पॉट भी है और एक ये चालू डाक खाना भी है, मतलब ये पोस्ट ऑफिस वर्किंग है। और इसमें देखा जाए तो ये भी फ्रेंच लोगों ने बनाया था। 1886 से 1891 तक इसका कंस्ट्रक्शन चला था। ये स्पेशली इसलिए टूरिस्ट प्लेस है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब सुंदर बना हुआ है। और इसका एक हिस्टोरिकल फैक्ट बताऊं तो जैसे जब ये जो वॉर हुई थी उस टाइम पे ये एक मेन कम्युनिकेशन सेंटर था। और इसके अंदर ना, अगर आप अभी भी देखेंगे तो उस टाइम की टेलीफोन लाइंस, वुडन स्ट्रक्चर, बाकी चीज़ें पड़ी हुई दिख जाएंगी। अभी तो बंद हो गया है। ये देखो, पोस्ट ऑफिस है, वर्किंग है ये। टूरिस्ट इंफॉर्मेशन काउंटर है, टेलीफोन लाइन बूथ्स हैं यहाँ पर पुराने टाइम के। तो अब यार अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जा रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट दिख रही थी मेरे को, मैंने बोला चल के देखते हैं, शायद वहाँ पर पूछ लेते हैं कि आईफोन वाईफोन का रेट। ग्रैब बुक कर लिए क्योंकि वो 1.5 किलोमीटर दिखा रहा है। ये बड़ा अच्छा फीचर है इसकी चैट में। मैं ना अपनी फोटो खींच के भेज देता हूँ और ये जैसे सामने मेरे ये पोस्ट ऑफिस है, इसकी फोटो भेज दी तो ग्रैब वाले को पता चल जाता है एग्जैक्टली मैं हूँ कहाँ और मैं कैसा दिखता हूँ, तो वो खुद ही मुझे ढूंढ लेगा। देखो, जैसे मैंने ना अपनी फोटो भेज दी और ये पीछे पोस्ट ऑफिस की फोटो भेज दी तो उसने लिखा ओके, वो समझ गया मैं कहाँ पर खड़ा हूँ और कैसा दिखता हूँ। ऐसे ही ये ग्रैब टैक्सी वाले, स्कूटी वाले कभी कभी जब पहुंच जाते हो और आप कहीं और हो, गलत लोकेशन आपने सेलेक्ट कर ली हो, तो ये फोटो भेज के बता देते हैं कि इस जगह पर आ जाओ। तो ये बड़ा अच्छा फीचर है यार इसमें। और बाकी क्या है कि इसमें ना, जैसे वो अपनी भाषा में लिखते हैं तो नीचे ट्रांसलेट करने का ऑप्शन आता है। जो जैसे मैं बोलाता हूँ तो दिख जाता है वो एक्चुअली बोल क्या रहा है। और मैं उसको रिप्लाई भेजूंगा इंग्लिश में, उसके पास ट्रांसलेट का ऑप्शन आ जाएगा। वो क्लिक करेगा तो उसको वियतनामी लैंग्वेज में आ जाएगा लिखा हुआ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यार ये बड़ा अच्छा है। ग्रैब ने ना बहुत ईजी है, ग्रैब बहुत इसलिए चल रही है। ओला उबर में भी ये सब डालना चाहिए। हमारे ओला उबर वाले तो भैया 10-10 मिनट तक तो कैब ही नहीं बुक होती, यहाँ फटाक करके बुक हो रही है हर चीज। इंडिपेंडेंट प्लेस है, इसके आगे ऐसे ये कुछ बन रहा है। यार ये है नागजिन जिम करके कोई इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, यहाँ आ गया हूँ। थोड़ा सा देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का भी देख लेते हैं। देखो ये प्राइस लिस्ट है, एक तो जो प्राइस चल रहा है और ये जो कितने में दे रहे हैं। तो मैंने देखा है तो आईफोन प्रो मैक्स है ब्लैक टाइटेनियम कलर का, तो उसका रेट लिखा हुआ है इतना, जो कि इंडिया में आ रहा है 1,03,000 का। तो यार एयरपोर्ट प्रो 2 18,000 के पड़ रहे हैं और इंडिया में 26,000 के हैं बता रहे। ये भी सस्ते पड़ रहे हैं 12,000 के। 3rd जनरेशन है, इसका भी रेट होगा 16 से 18 के बीच में। यार यहाँ पर कुछ तो प्राइजेस सही भी हैं, कुछ बराबर बराबर भी लग रहे हैं, पता नहीं चल पा रहा। और मैं वैसे 3rd फ्लोर पे आ गया हूँ। एसी वेसी का फ्लोर है, देखो सारे एसी वगैरह हैं। यार मैंने ये ना ये ले लिया है, ये नेक मसाज के लिए है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये पड़ रहा है 11,90,000 पाउंड। तो यार मैं यहाँ से मैंने 3 चीज़ें ले ली हैं। एक तो वो नेक मसाजेज जो यूँ रख के मसाज देता है एक्चुअली। एक मैंने लिया है बैक मसाजर। एक्चुअली वो
एक तो होता है जिसको किसी कोई पीछे से पकड़ के करेगा, इसके ना टर्न ऐसे राउंड करके है, तो जैसे मेरी मदर ऐसे उसको ना लेके घट घट कुछ बैक में मसाज कर सकती है। एंड थर्ड मैंने लिया है वो एक नी और इस पोर्शन के मसाज के लिए, वो ऐसे रख के उसमें हाथ डाल लेते हैं, ऑन कर देते हैं और वो मसाज करता है। और ये मैंने इस दुकान से शोरूम से शोरूम से ये चीज़ें मैंने इसलिए ली क्योंकि यहाँ थोड़ा सा अच्छे कंपनी के प्रोडक्ट आते हैं, जबकि फ़िलिप्स के भी थे पर फ़िलिप्स बहुत महंगा था। पर देयर इज़ सम यहाँ की जो कंपनीज़ हैं, कुछ अच्छी कंपनी कोरियन कंपनीज़ हैं, उनके प्रोडक्ट्स भी थे तो मैंने वो ले लिए हैं। बाकी मैंने सोचा अभी शॉपिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि आज रात को 2 बजे फ़्लाइट है, तो अभी शॉपिंग कर लेते हैं। ठीक है यार, एक तो देखो ये मसाजर लिया है, ये थोड़ा पीठ का और नेक का मसाज कर देता है। और ये नेक मसाजर है, इसमें यार रिमोट भी है और ये हीट भी करता है। अच्छा, कोरियन कंपनी है ये तो फिलिप्स का है। और तीसरा मैं जो बोल रहा था वो ये है, ये भी कोरियन कंपनी है कोई। और ये वाला देखो, ये मसाजर, ये ऐसे ना पीठ पे मसाज कर लेते हैं। तो यार यहाँ से ना अब मैं विनकॉम सेंटर जा रहा हूँ, मैंने कहा बच्चे के लिए कुछ गेम्स वगैरह ले लूँ। थैंक यू। तो चलो, विनकॉम सेंटर इन्होंने बताया वहाँ जाइए, यहाँ कुछ नहीं था बच्चों के लिए, तो अब मैं वहाँ जा रहा हूँ। ग्रैब बुक कर लिए, देखते ही आते जाते हैं। सोचा यहाँ आया हूँ तो यार बच्चों के गेम्स वगैरह का रेट भी देख लूँ, थोड़ा रेट तो सस्ते हैं। और मैंने एयरपोर्ट प्रो 2 मैंने सोचा ले लूँ यार, 18,000 पड़ रहा था, मतलब इंडिया में 26,000 समथिंग का है, तो सही रेट है। बट उनके पास था नहीं, इन्होंने बोला कल इवनिंग तक आप अभी ऑर्डर बाय करोगे तो कल इवनिंग तक आ जाएगा, अभी स्टॉक में नहीं है। तो सुबह 2 बजे की तो फ्लाइट है, तो मैं जा रहा हूँ। अगर विनकॉम में कोई एप्पल का दिखता है तो शायद मैं ले लूँ, मैं कुछ पक्का नहीं कर सकता क्योंकि मैं यार इतना ज़्यादा खर्चने में वो रखता नहीं हूँ। मेरे पास था एयरपोर्ट पर वो गुम हो गया था, तो ये भी कहीं गुम हो जाता है तो दिल को बड़ा लगता है। चलो अभी चलते हैं यार। मेरी फ़ोन की और मोबाइल की बैटरी भी बंद हो रही है, मतलब फ़ोन और मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म हो रही है। तो ये कुछ विटा कॉम मॉल है, विनकॉम है विटा कॉम, भूल गया मैं यार नाम। इसमें आ गए, इसमें देखते हैं, शॉपिंग मॉल ही है ये, कोई होगा इलेक्ट्रॉनिक की शॉप। तो यार ये पीछे मैं सोनी के शोरूम में आया था, इसी के अंदर बना हुआ था। यहाँ ना प्ले स्टेशन लेटेस्ट वाला, उसने बताया था इससे लेटेस्ट वाला 44,000 समथिंग का था। इंडिया में मेरे ख्याल से ज़्यादा का है, तो देखते हैं ऊपर, देखते हैं ऊपर क्या क्या है, कहीं कोई एप्पल ही मिल जाए। तो शॉपिंग मॉल ही था यार। अब टैक्सी कर ली है, बाइक टैक्सी अपने हॉस्टल के लिए। हॉस्टल चलता हूँ, थोड़ा सा फ़ोन चार्जिंग पे लगाता हूँ और बाकी मुँह हाथ धो के फिर सोचते हैं, क्योंकि फ़्लाइट का टाइम तो 2-2:30 बजे है, तो मुझे मतलब 1 बजे तक पहुँचना है एयरपोर्ट किसी भी हालत में, मतलब मुझे सोचा हुआ है मैंने। तो 1 बजे पहुँचना है, तो 12 बजे कैब ले भी ली, तो क्योंकि कैब यहाँ जल्दी आ जाती है, टाइम नहीं लगाती, तो कैब कर ली तो बड़ी पहुँच जाऊँगा आराम से, 1 बजे से पहले पहुँच जाऊँगा। तो अभी देखो टाइम हो रहा है 7:47। अभी हॉस्टल पहुँच जाऊँगा समवेयर, 15 मिनट लग जाएंगे, 15-20, क्योंकि ट्रैफिक हो रखा है देखो यहाँ पर ट्रैफिक। तो भाई अब निकल पड़ेगा हॉस्टल से। अभी 9:22 हो रहे हैं, और जैसे मैंने बताया मैंने देखा फ्लाइट 2:40 की है, मतलब 2.5 लाख बजे लगा रहा हूँ। तो बेस्ट टू बेस्ट 12 बजे तक निकलना है यहाँ से, क्योंकि मुझे ना टैक्स क्लेम भी करना है, जो मैंने कुछ सामान लिया है ना। तो तब तक आसपास की मार्केट में चलते हैं, देखते हैं कुछ मिल जाए। और एक ना यहाँ पर मैंने रेस्टोरेंट भी देखा था, सरदार जी बने हुए थे, इंडियन फूड लिखा हुआ था, तो खाना वहीं खा लेंगे यार, बेस्ट रहेगा। और जाते हुए पूछ भी लूँगा कि भैया कब तक खुला है, अगर जहाँ तक खुला होगा तो आते समय खाएंगे और न जाते समय खा लेंगे। और थोड़ा यहाँ वॉकिंग स्ट्रीट भी घूम के देख लेते हैं क्या है। देखो तो ये है इंडियन रेस्टोरेंट, लॉन्ग इलायची इंडियन रेस्टोरेंट। यहाँ पूछ लेते हैं कि क्या हिसाब है, कितने बजे तक खुला है। तो यार मैंने भैया से पूछा तो ये बता रहे कि 10:30 बजे तक बंद हो जाता है, और 10-15 तक बोलते हैं हम पैकअप करना शुरू कर देते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 9:28। मैंने सोचा कि ये चलो खाना खा ही लेते हैं, फिर घूमेंगे बाहर थोड़ा सा। और यार ये पहले नहीं दिखाया मेरे को, अगर दिख गया होता ना तो यहाँ पर देखो यार, इंडियन मसाला टी।
मुझे मसाला टी और ये आमलेट वगैरह बना लेते, अपनी भाषा बोलते हैं भैया, समझ भी जाते हैं, कोई लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती हमें। चलो खाना खाते हैं फिर आगे निकलते हैं। तो भाई ये देखो, एक नान और चिकन करी, बटर चिकन नहीं था, हो नहीं पाएगा इनसे बोला, तो चिकन करी कर दी मैंने, एक पेप्सी। तो भाई हो गया डिनर, तो अपना हो गया। तो मैंने वही बटर चिकन तो बोल रहे हो नहीं पाएगा, तो कड़ी चिकन कर दिया था और एक नान था और एक कोक कर लिया था। तो थोड़ा प्याज दे दिया था भैया ने, वैसे तो प्याज देते नहीं है, ये चार्जेबल होता है, पर दे दिया। तो 2,05,000 डोंग आया, मतलब समवेयर अराउंड 750 रुपये का बिल बैठा। चलो ठीक है यार, अभी खाना खा लिया, अब रात की फ़्लाइट है, फिर जाएंगे। अभी मैं थोड़ा सा निकला हूँ आसपास घूमने के लिए, थोड़ा घूमता हूँ यहाँ पर, क्योंकि 1 घंटे बाद वापस हॉस्टल ही आना है। तो यार डिनर करने के बाद मैं सीधा पहुंच गया बुई वैन वॉकिंग स्ट्रीट। ये वॉकिंग स्ट्रीट रेप्लिका है थाईलैंड के पटाया या फुकेत के वॉकिंग स्ट्रीट की तरह। और यहाँ पर भी मेरे दूसरे माइक ने जवाब दे दिया, वो रिकॉर्डिंग करना ही बंद कर दी उसने। तो मैं वॉकिंग स्ट्रीट से निकल के सीधा पहुँचा अपने हॉस्टल, और हॉस्टल से मैंने बैग उठा लिया क्योंकि 12 बज रहे थे। मैंने कैब बुक कर ली क्योंकि मुझे एयरपोर्ट जाना था। और एयरपोर्ट पहुँचने के बाद मुझे पता चला कि मेरी कोई वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हुई है इस माइक में। यहाँ पर मेरी वियतनाम की ट्रिप ख़त्म होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ट्रैवल में या नेक्स्ट व्लॉग में।